आज के शो में यौम दिफा अज़्म हिम्मत की लाजवाल दास्तान, ब्रिक्स एलामिया क्या भारतीय मौकिफ की हमनवाई, तालीम याफ्ता दहशतगर्द कितना बड़ा चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम दिन है और आज इस दिन को यकीनी तौर पर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 1965 की यादों को इस वक्त दोहराया याद भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो सबक सीखने के हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए जो चैलेंजेस पाकिस्तान को जिनका सामना है, उनकी नज़र में हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हुए आगे बढ़ने की राह की तरफ भी देख रहे हैं, उस तरफ बात भी कर रहे हैं। प्रोग्राम में आज उस पर ही बात होगी, लेकिन मौजूदा पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को सामने रखते हुए, जिसमें आलमी तनाजुर के अंदर रिसेंटली होने वाली ब्रिक्स समिट है, जिसके अंदर हमने देखा कि हम शायद तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि 2016 में गोवा में हुई ब्रिक्स समिट में जब यह मामला उठा था कि पाकिस्तान में ऐसी तंजीमें हैं जो कि रीजनल पीस के लिए खतरा है, तो वहां चीन ने कुछ हॉट पॉइंट्स, हॉट इश्यूज का जिक्र किया था, जिसमें उसका इशारा शायद कश्मीर की तरफ था, और उसने कहा था कि जब तक वो रिजॉल्व नहीं होते, इसलिए कोई हतमी नतीजे पर यह समिट किसी एलामिये पर नहीं पहुंच सकी। 2017 में यह समिट जो चीन के सूबे में हुई है, वहां इन तमाम ममालिक के सरबराह की मुश्तरका एलामिया के अंदर कुछ तंजीमों का जिक्र है, जिसमें स्पेसिफिकली जैश ए मोहम्मद का जिक्र है, इसमें लश्कर तैयबा का जिक्र है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इसके साथ साथ हिजबुल तहरीर का जिक्र है। अब ये जो जैश ए मोहम्मद और जैश ए मोहम्मद के साथ लश्कर तैयबा का जिक्र है, इस हवाले से भारत ये प्रोपोगंडा या जो भी इसको प्रोपोगेट कर रहा है कि उसकी सिफारती फतह इस मामले से हो चुकी है। ये वाकई में भारत की सिफारती फतह है या नहीं है, ये प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ही देर कबल अब्दुल्ला हाशमी, ये उस शख्स का नाम है जो कि कराची में ख्वाजा इजहार मर्डर अटेम्प्ट के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ है, और ये एक तंजीम कराची में चलाते हैं, या पूरे पाकिस्तान में ये तंजीम है, जिसके कराची के हेड या इस पर स्पोक्स पर्सन ये हैं अंसारुल शरिया जिसका नाम है। अब इस तंजीम और इनके गिरफ्तार हुए रहनुमा के इंकशाफात बड़े हैरानकुन और संगीन हैं और बड़े सनसनीखेज हैं। वो 10 से 12 का ग्रुप चलाते थे। वो ग्रुप जो था वो NED यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी में थे। वो तालिब इल्म जो शख्स वहाँ हलाक हुआ था, जिसका नाम हसन है बताया जाता है, वो खुद प्रोफेसर यानी टीचर था दाऊद यूनिवर्सिटी में, और बकौल अब्दुल्ला हाशमी के वो दाऊद यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिक साइंस का टीचर था, वो पढ़ाता था इलेक्ट्रिक साइंस। इसी तरह से जो शख्स दूसरा गिरफ्तार, जिसके वालिद को गिरफ्तार किया गया, जो खुद मफरूर है, वो खुद भी इस वक्त एक टीचर, एक स्टूडेंट है, उसके वालिद भी टीचर हैं, और जो इस वक्त खुद अब्दुल्ला हाशमी है, ये फिजिक्स पढ़ चुका है और इस वक्त भी एक यूनिवर्सिटी में टेक्नीशियन है। तो ये तमाम आला तालीम याफ्ता अफराद हैं जिनका ग्रोह हमारे सामने आया है। तो आज यौम दिफा के दिन ये दहशतगर्दी इवॉल्व जिस तरह हो रही है, इसको फेस करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, ये सवाल भी हम प्रोग्राम में उठाएंगे। बड़े अहम मुमताज शख्सियत प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हुमायूं गौहर साहब सीनियर तर्ज़-ए-निगार इस्लामाबाद से साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। एयर मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब कराची स्टूडियो में साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर ज्वाइन किया। हुमायूं गौहर साहब, आपसे पहले पूछना चाहूंगा, ये अब्दुल्ला हाशमी और इसी की तरह जो लोग सामने आ रहे हैं, जो चेहरे बेनकाब हुआ है बहुत बड़ा नेटवर्क कराची में, कितना सरप्राइजिंग है हुमायूं गौहर साहब कि ये बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आला तालीम याफ्ता कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है स्टेट के लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कि अब इस तरह के लोग इस तरफ आ रहे हैं। अब देखिए, इनको तो एक आला तालीम याफ्ता कहना मेरे ख्याल में गलत है। अच्छा, ये आला तालीम याफ्ता नहीं है। मैंने अक्सर कहा है कि पाकिस्तान को, मुसलमानों को आजकल सबसे ज़्यादा नुकसान जाहिलों ने नहीं पहुंचाया, पढ़े लिखे जाहिलों ने पहुंचाया है। तो एक तो आप इनसे बचें कि ये हैं कौन, किस तरह ये ग्रुप्स बन गए, इनका नज़रिया क्या है, एक इमोशनल सा नाम रख लेने से क्या बनते हैं, आपको इस्तेमाल कौन कर रहा है, आपके वसाइल कहाँ से आते हैं, आपके पैसे कहाँ से आते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरा, चूंकि अब सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई है कि आप इनको पनाह देते हैं, इस तरह के ग्रुप्स को, दहशतगर्दों को, इस बात में सदाकत है, मगर हमें भी ज़रा अपनी जब रीथिंकिंग हम करेंगे पॉलिसी की, बिलखुसूस फौज जब करेगी, हमें एक ख्याल रखना चाहिए कि इन ग्रुप्स में चंद वो हैं जिनको दहशतगर्द कहते हैं, मगर असल में ये हुर्रियत पसंद लोग हैं। ये अपने मुल्कों की आज़ादी के लिए जंग आज़ादी लड़ रहे हैं, जैसे कश्मीर के जो लोग हैं, लश्कर तैयबा है जैसे, या जैसे ये अफगान तालिबान है।
जिनके मुल्क पे कब्जा, एक के मुल्क पे कब्जा इंडिया ने किया हुआ है, दूसरे के मुल्क पे कब्जा अमेरिका और उसके नेटो एलाइज ने किया हुआ है। तो इनको हमें देखिए, बात ये सच बोलना चाहिए, और ये आप इस्लाम के खिलाफ बात है कि एक मुसलमान कौम है, उसके घरों पे कब्जा किया हुआ है, उसके मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये जिहाद होती है जी। और आप जिहाद में आप उनको दहशतगर्द कह दें और आप उनके खिलाफ पड़ जाएं, आप उनके खिलाफ चले कुछ ना करें अगर आप नहीं कर सकते, मगर आप उनको मारे मत। मगर जो लोग इनको दहशतगर्द कहते हैं, इन्होंने किस किस को दहशतगर्द नहीं कहा? नेल्सन मंडेला नहीं था? बाद में उसको नोबेल पीस प्राइज दे दिया इन कमबख्तों ने। इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। फितरतन आपको सही बोलना चाहिए, नहीं तो फितरत आपसे ऐसा बुरा बदला लेती है बाद में कि आपको मजा आ जाएगा। नहीं देखिए गौर साहब, ये जो बात, ये आपको ख्याल रखना चाहिए सर। ये जो अभी चीन और ये जो ब्रिक्स का इजलास हुआ, जिसके अंदर उन्होंने रीजनल पीस के हवाले से इशारतन जिन तंजीमों का नाम लिया, जिनको वो कहते हैं कि वो दाइश, अलकायदा और तालिबान के एसोसिएट्स हैं, जिसमें उन्होंने जेश का भी नाम ले लिया, उन्होंने लश्कर तैयबा का भी नाम लिया, तो आपके नजदीक ये फिर चीन इस नैरेटिव को क्यों बाय कर रहा है? वो तो हमारा दोस्त था या हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इस वक्त देख रहा है, डिप्लोमेटिकली भी हमें बहुत सपोर्ट करता रहा है, तो चीन ने इस नैरेटिव को क्यों बाय कर लिया? क्या भारत का प्रेशर था या क्या वजह थी? देखिए, भारत का प्रेशर किधर चीन पे आता? देखिए, चीन को परेशानी हुई ये शिनजियांग की, वहाँ ईटेम के जो है ना, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की मूवमेंट जो है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसकी वजह से उनको परेशानी हुई। एक नंबर दो, देखिए आप लोग ब्रिक्स हम कर देते हैं, किसी को मतलब पता नहीं है। ये एक अच्छा सा नाम रख दिया इन्होंने, ब्रिक्स। क्या? ब्राजील से हमें क्या ताल्लुक है? वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, वहां लोग फुटपाथों में मर रहे हैं, बच्चों को मार देते हैं रात को, वो मंशियात ज़दा मुल्क, वहां इतनी वायलेंस है कि उधर ओलंपिक्स होने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम पड़ गया था। सही। ब्राजील, रशिया, ठीक है, वो इमर्ज कर रहे हैं मिलिट्री पर, सैंक्शन ज्यादा है। आई इंडिया कोई इमर्ज 76% लोग वहां गुर्बत में है, उनका सिर्फ साइज है, मार्केट बहुत बड़ी है। सी चाइना बिल्कुल बड़ा है और बहुत तरक्की याफ्ता और हो रहा है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बड़ी जल्दी हो जाएगी। और ऐसे साउथ अफ्रीका तो चोरों का गढ़ है, हमारे खुद कातिल वहां जाके रहते हैं। सही। जैसे ये MQM के लोग हैं, टारगेट किलिंग विंग। तो देखिए, हमें इनसे इतना इंप्रेस नहीं होना चाहिए, ना डरना चाहिए इनसे इतना। नहीं तो अच्छा, हमें सिर्फ अपना अकीदा, अपना काबा किबला दुरुस्त रखना है, और आप सर्टेनली अपनी रिविजिट करें अपनी स्ट्रेटजी कि भाई जो सचमुच की दहशतगर्द है, जैसे तंजीमें हैं जो फिका वाराना तंजीमें हैं, शियों को मार दो, ये कर दो, ये इसमें मैं अब जहां तक आपने दाइश का नाम लिया, अल-कायदा का नाम लिया, इनको बनाया किसने था? ये अमेरिका के तोहफे हैं। उसामा बिन लादेन को पकड़ के अमेरिका लाया था सऊदी अच्छा, इसी बात पे मैं आबिद राव साहब से रिपब्लिक आर्मी को डिसबैंड ही करते, आपको आबिद साहब बता देंगे। जी राव साहब, मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि हुमायूं गौर साहब ने जो निशानदेही की है, दाइश कभी नहीं बननी थी। सर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अंसारुल शरिया का जिक्र हमने किया इस प्रोग्राम में, और उसके गिरफ्तार रहनुमा की बात बताइए कि उसने इंकशाफात किए और ये कहा है कि अफगानिस्तान गए थे वो ट्रेनिंग के लिए, अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर ये स्टूडेंट्स या प्रोफेसर जो भी थे 12-13, ये कराची है, और फिर उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया, फिर उन्होंने सियासी रहनुमाओं को टारगेट करना शुरू किया और मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस को सर, तो ये अफगानिस्तान में जो तंजीमें बैठकर हम पर हमले कर रही हैं, इसकी निशानदेही क्यों नहीं ब्रिक्स जैसी समिट में होती है? वहां इनका जिक्र क्यों नहीं होता जो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं इन तंजीमों की तरफ से, जिनको अफगानिस्तान के पुष्पनाही हासिल है? देखिए, एक चीज आप याद रखें, दुनिया में इंसाफ नामी कोई चीज नहीं है, लॉजिक नामी कोई चीज नहीं है। हर कौम अपना इंटरेस्ट देखती है, अपना पावर पोटेंशियल यूज़ करती है और कमज़ोर को हमेशा। अब ये रोहिंग्या में जो हो रहा है वहाँ, ये म्यांमार में, पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से मुसलमान मालिक ने उनके लिए हाथ उठाया है? उनको अगर पैसे चाहिए हैं तो ये अरब ममालिक क्यों खामोश हैं? किधर है वो 38 ममालिक का इत्तेहाद? कहाँ है वो? किसके खिलाफ उन्होंने करना है? क्यों नहीं उन्होंने एटलीस्ट एक पोलिटिकल प्रेशर डाला म्यांमार पे कि ऐसी ना हो? इस मसले को अगर यहाँ पे पाकिस्तान के लोग उस पर अपनी सेंसिटिविटी दिखाते हैं,
ये बड़ी अच्छी बात है, एक किस्म की है। लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म के हालात से दो चार है, हम आज मना तो रहे हैं सन 65 की जंग को यौम दिफा करके, लेकिन उस जंग को आप भूल जाएं। वो जो आपकी 52 साल पुरानी जो भी ग्लोरी है, वो अब हिंदुस्तान बेवकूफ़ी नहीं करेगा आप पे अटैक करने का। उसने दूसरी जंग स्टार्ट की हुई है। आपके यहाँ सेक्टेरियन डिवाइड है, आपके यहाँ एथनिक डिवाइड है, आपकी मजहबी जमातें अरब कंट्रीज़ के पेरोल पे हैं, मदरसे बनाती हैं, वो क्या पढ़ाती हैं? इट इज़ प्योरली लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट। इन्हें पता नहीं वहाँ क्या पढ़ाया जाता है कि ये, जैसे हुमायूं गौर साहब ने कहा, इनको जाहिल ही कहा कि ये पढ़े लिखे कहाँ से हैं। सवाल ये है, ये ऑफ ट्रैक लोग हैं, उस साइड पे ये एक्सट्रीमिज्म पे चले गए हैं। सर लेकिन ये तो यूनिवर्सिटीज में एनईडी, दाऊद यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में है, ये तुलबा ये जो पढ़ रहे हैं, ये आप ये सोच लें कि कितना बड़ा सिस्टम फेलियर है कि ये एक हादसे पे मुंतज हो गया है, और उसके बाद हमने बैक ट्रैक किया है कि ये पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई हुए, इनके पेरेंट्स ने क्यों खामोशी इख्तियार की, इनके असातिज़ा, इन पे क्या किसकी नज़र थी कि ये किसको मिलते हैं, कहाँ से वेपन आया है। ये तो मतलब अफगानिस्तान से तो आप कोई हमदर्दी ना रखें, वो तो हर वो काम करेगा। अफगानिस्तान से हमदर्दी की तवक्को नहीं, लेकिन चीन इस पर कुछ कहता, या ब्रिक्स की समिट में इसका जिक्र होता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है। इसका खैर एक ब्रेक के बाद राव साहब मैं सवाल आप ही की तरफ रख के इसका जवाब पूछते हैं। आबिद राव साहब साथ मौजूद हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, अहम नुकात यौम दिफा के दिन पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के ऊपर और यकीनी तौर पर खारजा पॉलिसी के जो खदोखाल अब जिस पर बहस भी की जा रही है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ रहेगा बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और हम सवाल उठा रहे हैं आज यौम दिफा के दिन पाकिस्तान को जो इस वक्त सामना है, जो थ्रेट्स का आप इंटरनली, डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली जो थ्रेट्स का सामना है, इनको फेस करने के लिए हमारी सारी स्ट्रैटेजी यहाँ से क्या होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान इंपॉर्टेंट कल आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें अंदरूनी मामलात यानी अपने घर में जो गलतियां हैं उनको साफ करने की भी जरूरत है। यकीनी तौर पर उनका इशारा ब्रिक्स समिट की तरफ है। किस तरफ है? हमने ब्रिक्स पे बात भी की है अभी, और जो इमर्जिंग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ब्रिक्स ने दिया है, हुमायूं गौर साहब ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह वहां पर ये इमर्जिंग इकोनॉमीज नहीं है। ब्राजील के जो हालात हैं, साउथ अफ्रीका के जो हालात हैं, उसमें फिर चीन और भारत के अंदर भी हम देखते हैं कि जो ट्रेड बैलेंस है वो ज्यादा चीन की तरफ फेवर में जाता है। तो इंडिया और चाइना किस तरह इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं? समिट की अपनी अहमियत कितनी है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आई है आबिद राव साहब, उस डिक्लेरेशन को आपने पढ़ा है, उसमें जो उन्होंने लिखा है 47-48 पॉइंट, वो जो जिन निशानदेही की है, क्या वो चीन के लिए खतरे हैं? जो 2016 में उन्होंने उसकी बात नहीं की, लेकिन 17 में उन्होंने भारत के साथ कह दिया कि हाँ ये इस वक्त है और ये रीजनल पीस के लिए खतरा है तंजीम है। ये अचानक सडन चेंज क्यों आया इसके नैरेटिव में चाइना के? देखिए, आप एक तरफ एक लम्हे के लिए छोड़ दें ब्रिक्स का डिक्लेरेशन क्या है जी। ये एक तरह से हिंदुस्तान की सफारती कामयाबी है और हमारी सफारती नाकामी है। इसको आप किसी एंगल से देखें। आपका 4.5 साल से फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को कोई समझ नहीं है डिप्लोमेटिक मैटर्स की, इंटर स्टेट रिलेशनशिप की। वो इससे बिल्कुल आ रही हैं। उस पर सोने पे सुहागा ये है कि इन्होंने कभी किसी थिंक टैंक ग्रुप से, किसी जी होश से मशवरा नहीं किया अमेरिका से क्या ताल्लुक़ रखने हैं, चाइना से कैसे रखने हैं, इंडिया के साथ किस तरह डील करना है। खामोशी किसी भी फील्ड में इतनी नुकसानदेह नहीं होती जितनी डिप्लोमेटिक फील्ड में होती है। रोज़ाना अभी 200 ममालिक हैं दुनिया में तकरीबन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ वो एक्टिवली। सर चाइना के साथ तो हम मुसलसल इंगेजमेंट में हैं। कभी वो 14 अगस्त पे उनके डिप्टी हेड आते हैं, हम जाते हैं हर 15 दिन में, 1 महीने में, कभी यहाँ से शहबाज शरीफ जाते हैं, कभी वो यहाँ आते हैं। देखिए, चाइना तो एक ऐसा मुल्क है जिसके 2 साल में हमने बड़ी ज्यादा इंगेजमेंट रखी है, उसको भी नहीं समझा पाए। 2016 में आप के खिलाफ वो नहीं ब्रिक्स का हुआ, गोवा में जो हुआ था, चाइना ने स्नब कर दिया, रशिया उनसे एग्री नहीं किया। आखिर 1 साल में क्या हुआ है? देखिए, आपने कश्मीर का मसला दुनिया में कहाँ प्रोजेक्ट किया है? कहाँ आप दुनिया को समझाएंगे कि ये मुजाहिदीन हैं, ये टेररिस्ट नहीं है? हिंदुस्तान इनको मुसलसल 2001 से, जब से 9/11 हुआ है, इनको टेररिस्ट कह रहा है। दुनिया में अगर कमज़ोर ममालिक में ऐसी मूवमेंट्स हैं, वो मुजाहिदीन नहीं, वो टेररिस्ट डिक्लेयर होते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट इस वक्त, इजराइल का इंटरेस्ट इस वक्त इंडिया के साथ ट्रेड का है, डील्स का है। ट्रंप आया था सऊदी अरेबिया,
मुस्लिम उम्मा को डिवाइड करके चला गया। इनसे कितने $100 बिलियन की डील की हैं, कतर से अलहदा डील की है, उनसे अलहदा किया, इन दोनों को आपस में लड़वा दिया है। एक को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, एक को डिवाइड कर दिया उन्होंने। सवाल ये है हमने अपनी अलाइनमेंट क्यों नहीं की? आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है, इनसे कोई पूछे ये किसको एड्रेस कर रहे हैं? इनको आज पता चला है कि अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है। कश्मीरी मुजाहिदीन, वो ये अफगान मुजाहिदीन सन ये फरवरी 89 में चली गई थी रशियन फोर्सेस। उसके बाद से अब तक इनकी क्या एम्प्लॉयमेंट है, इनको कहाँ अपने इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना, आप अभी तक फैसला नहीं कर सके। कश्मीर आपने किन टर्म्स पे आज़ाद करना है, आप फैसला नहीं कर सके। अपना घर ठीक करने से मतलब हुमायूं गौहर साहब आपने क्या लिया है? ख्वाजा आसिफ साहब ने जब कहा है वो किस तरफ निशान? हमने तो ऑपरेशन ज़रब अज़ब किया, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया, जिसमें हमने बड़ा क्लियरली अपने जो डिफाइंड टारगेट्स थे वो अचीव भी किए हैं। हमने दहशतगर्दी को, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। तो ये हम किस तरफ इशारा करते हैं जब कहते हैं अपना घर सही करने की जरूरत है? ये किन तंजीमों या किस तरफ इशारा होता है? जिस तरफ हमने क्या किया नहीं ऑपरेशन पूरी तरह, किस तरफ इशारा करते हैं जब ये बात होती है? तो देखें, ये जो ज़रबे अज़ब था ये किसी बाहर वाले को, अमेरिका या किसी को खुश करने के लिए नहीं था। ये आर्मी पब्लिक स्कूल के सानिया के बाद बहुत प्रेशर पड़ गया था और ये किया हमने, और बहुत अच्छा किया, बहुत नुकसान पहुंचाया इन दहशतगर्दों को। कराची का ऑपरेशन करके हमने बहुत फ़र्क किया, बड़ा ठीक किया। अभी जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमें अपनी अंदरूनी खराबियाँ या प्रॉब्लम्स या जो भी हैं, यार देर आए दुरुस्त आए। मैं कहता हूँ जो कह रहे हैं उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। हमारी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमने जो गलतियाँ की उनको हमें ठीक करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। मगर देखिए, बोलना बड़ा आसान होता है, इनको करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता भी होना चाहिए कि इस वक्त आपकी खारजा पॉलिसी निकल रही है, शक्ल सी बन रही है उसकी, उसका ज़्यादा काम तो ज़्यादा जनरल बाजवा ने किया है। जिस तरह अमेरिकन सफ़ीर को बुला के सुनाई दो टोक, एलिस वेल्स ने यहाँ आना था उसको रोक दिया, किसी और ने आना था रोक दिया, ख्वाजा आसिफ के दौरे डिले हो गए हैं, वगैरह वगैरह। तो उससे एक मैसेज गया है कि हम ऐसी थप्पड़ खा के नहीं चले जाएंगे, कोने में जाके रोने लग जाएंगे। मैसेजेस भेजने का बात होती है। आप रोहिंग्या की बात कर रहे थे एयर मार्शल साहब, आपने, हम एक मुल्क है मुसलमानों में जिन्होंने शोर मचाया। गौहर साहब की आवाज़ इस बार चली गई है और शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है हुमायूं गौहर साहब से। हुमायूं गौहर साहब से राब्ता बहाल करते हैं, लेकिन जो आबिद राव साहब आप बात कर रहे थे, हुमायूं गौहर साहब जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं उनसे जब तक राब्ता बहाल भी होगा। तारिक पीरज़ादा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़ा निगार हैं, बीपर पे साथ ज्वाइन करें। तारिक पीरज़ादा साहब, क्या आपको लगता है कि आज जो मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को है यौम दिफा के दिन, और बिलखुसूस कराची यूनिवर्सिटी, NED, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हमें नजर आए, इनको तालीम याफ्ता, मैंने कहा तो हुमायूं गौहर साहब ने कहा इनको तालीम याफ्ता नहीं कहना चाहिए, दहशतगर्द हैं, ये यकीनी तौर पर एक माइंड सेट है। ये माइंड सेट जो प्रिवेल कर रहा है, इसका काउंटर नैरेटिव हम बना सकी हमारी स्टेट, इसको काउंटर करने के लिए हम नाकाम क्यों हो रहे हैं? सिलसिले में क्यों ये बढ़ता जा रहा है, प्रिवेल कर रहा है? तारिक पीरज़ादा साहब, यार इसका एक बड़ा आसान सा जवाब देता हूं मैं आपको कि ये गैर फाल और गैर मुतहर्रिक हुकूमत है जो इस वक्त मौजूद है। इससे पहले नाल वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसको नई दिल्ली के अलावा उसका कोई मरकज़े जो फिक्र नहीं था। तो बाकी तमाम दुनिया की मुल्कों से ताल्लुकात की हद तक, उन्हें स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की हद तक खासतौर पर कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं थी। तो हम ये देखते हैं कि सूरत हाल ये है कि ये मसलन ख्वाजा आसिफ, देखिए इनके पास 22 तारीख से, में गैर मुतालका बात आपको लगेगी लेकिन गैर मुतालका नहीं है, इनकी तवज्जो और दिलचस्पी, और मैं फिर उस बात पे आऊंगा दहशतगर्दी के मसले पे। 22 तारीख को ट्रंप ने तकरीर की, उससे पहले 14 को इनके पास फोन आया उसका, रेक्स टिलरसन का। इन भाई लोगों ने 8 दिन भी जाया किए, उससे पहले के महीनों जो मौजूद थे वो जाया कर दिए। तो इनकी जो तवज्जो है न तो मुल्क के मफादात पर है, न मुल्क की खारजा पॉलिसी पर है, और दहशतगर्दी वो तो बहुत ही पेचीदा मसला है। बसन एक पूरी नस्ल का एक इंतहा पसंदी का शिकार होना। बस मैं आपको यूं बताता हूँ, आपने एदाद शुमार देखे होंगे कि तकरीबन 20,000 लड़के जो इंतहाई तालीम याफ्ता थे, वो यूरोप से, मुसलमान लड़के ज्यादातर, वो वहां से निकले और शाम और दूसरे मुल्कों में आके उन्होंने जंगों में शिरकत की। आप एक हद तक कह सकते हैं कि जी शाम में जुल्म हो रहा है, बाकी मुल्क जो आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार समझते हैं। तारिक साहब, मैं हुमायूं साहब भी अब इसकी तरफ आ रहा हूँ, ये बात की तरफ। देखिए सूरत हाल ये है कि ये कोई नई बात नहीं है कि कोई पहली दफा
तालीम याफ्ता आदमी गिरफ्तार हुआ है या कि तालीम याफ्ता लोग इन तंजीमों के अंदर बुनियादी तौर पर तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं, जिसने ये नतीजा कभी निकाला था कि यहाँ दहशतगर्द है वो अनपढ़ होता है, बिल्कुल ही गलत बात है। कोई तालीम याफ्ता आदमी को अगर आपने काबू कर लिया है तो उससे बड़ा कारकुन आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अक्ल के जरिए कायल होता है। और चुनांचे ये सूरत हाल काफी अरसे से चल रही थी, चल रही है, इसको हमें कोई तवज्जो नहीं दी, हमने तवज्जो नहीं दी। लेकिन सर मैं जो पॉइंट हुमायूं गौहर साहब आपसे राब्ता बहाल हुआ है, हुमायूं गौहर साहब ये जो आप रोहिंग्या पर बात कर रहे थे उस वक्त हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सर ये हमें हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ से उसमें जो लूप होल्स हैं आप आइडेंटिफाई कर रहे थे, ये यहाँ पे अभी तालीम याफ्ता दहशतगर्द का जिक्र छिड़ गया, ये जो दहशतगर्द जिन पे आपने कहा तालीम याफ्ता नहीं कहना चाहिए, सर ये आपके नजदीक सिक्योरिटी ऑडिट्स या इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये कहना कि वो जाके चेक और वेरीफाई करें यूनिवर्सिटीज को, ये काफी होगा इसको डिफीट करने के लिए, या वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा, वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? हुमायूं गौहर साहब देखिए, बात ये है कि ये मल्टी प्रोंग्ड चीज होती है। कोई एक इंटेलिजेंस एजेंसीज या फौज या सफारतकारी या ये एक, इनको हमें वापस अपनी सोसाइटी में लाना पड़ेगा, जिनको आप दहशतगर्द सब कह रहे हैं। बाहर के लोगों को अपने मुल्क में नहीं आने दें, आप पनाह मत दें इनको। मैं जो रोहिंग्या पे बात कर रहा था, मैं ये बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ने कुछ दिखाना है इनको, तो आप इनसे सफारतकारी तो ख़त्म करें, आप अपने एम्बेसडरों को वापस बुलाएं, इनके एम्बेसडर को वापस भेजिए और कहें मियाँ तुम लोग सीधे हो जाओ, नहीं तो हम तब तक, और फिर और मुसलमान मुल्कों को शर्मिंदा करें। सही। और टर्की तो आ जाएगा, बाकी सब कुछ शर्मिंदा करें कि तुम लोग को हुआ क्या है, तुम्हारी OIC गई बाढ़ में। ये सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, ये हरमैन शरीफैन के आप कस्टोडियन बने हुए हैं, ये आपको हरमैन शरीफैन ये सिखाता है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है और आप चुप करके बैठे हुए। और ये एक पिसू जितना मुल्क, बर्मा, म्यांमार, जो नाम रख ले अपना, और वहां वो छोकरी को उन्होंने रखा हुआ है ऑंग सैन सू ची, नोबेल पीस प्राइज विनर। अबे जाने ने खुदा के वास्ते। अब ये पढ़े लिखे जाहिल, देखे मेरे मतलब पीरजादा साहब ठीक कह रहे हैं, ये जो आपके पढ़े लिखे निकले थे इंग्लैंड के, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, ये एम्पायर बिल्डर्स बन गए थे। 3/4 दुनिया पे शमूल इंडिया। सही है। हुमायूं गौहर साहब से फिर हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, तो ये बात ब्रेक के बाद उनसे पूछेंगे, लेकिन जो बात कंटिन्यू करने जा रहे थे, फिर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से राब्ता हुआ है। एक ब्रेक ले लेते हैं। आबिद राव साहब, और मुझे सवाल ये पूछना है कि अब सिक्योरिटी ऑडिट्स के जरिए, ये चेक एंड बैलेंसेस के जरिए हम क्या इसको डील कर सकते हैं? मैंने गौहर साहब से पूछा है, मैं आबिद राव साहब से पूछूंगा, और फिर हमारी स्ट्रैटेजी जो इस पर सामने आई है उस पर हम तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? आज यौम दिफा है, हमें सीख कर आगे बढ़ना है, माजी से सीख कर आगे बढ़ना है, तो हमने सीखा क्या है? ये सवाल भी हम पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन दिन पर हम अहम तरीन मामलात सामने रख रहे हैं। अभी जो रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं ख्वाजा एजाज साहब के मर्डर अटैम्प्ट के बाद, उसने एक नया एक बाप तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि इससे पहले ये तमाम इंकशाफात हुए हैं, और अब जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो ये भी इंकशाफात कर रहे हैं कि इससे पहले वो किन किन मर्डर्स में लगे हैं। प्रोफेसर शकील औज के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि कराची यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो मुलजिम पकड़ा गया वो उसमें भी मुलव्विस पाया गया है, जिसके बारे में मुबैना तौर पर पाया गया, यकीनी तौर पर साबित होना है, दानिश उसका नाम है। इसी तरह से मुख्तलिफ ग्रोहों, मुख्तलिफ जो लोगों को बेनकाब किया गया, CTD और पुलिस मिलकर जो सिर्फ गिरफ्तारियां कर रही है, उनके बारे में यही इंकशाफात हो रहे हैं। एक चीज कॉमन ये है कि वो ट्रेनिंग अफगानिस्तान से हासिल करते हैं, दूसरी चीज ये कि वो यूनिवर्सिटीज में या तो तालिब इल्म है
या लैब टेक्नीशियंस हैं या टीचर्स हैं जो खुद, जिसमें हसन खुद इलेक्ट्रॉनिक साइंस पढ़ाता है दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर और वहां पर वो एज ए टीचर वहां पर जॉब कर रहा था। जो गिरफ्तार हुआ अब्दुल्ला हाशमी, वो एक लैब में टेक्नीशियन था। इसी तरह जो इस पर मारा गया वो भी वो पढ़ाता था, और जो इस पर दीगर लोग हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक था, वो किसी ना किसी तरह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक थे, वहां उन्होंने अपने सेल्स बनाए हुए थे। इसको काउंटर करने के लिए हमारा नैरेटिव क्या है, हमारी गवर्नमेंट क्या सोच रही है? बाज खबरें आ रही थी कि शायद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर एडमिशंस लगाया जाएगा। फिर ये बात भी सामने आई कि इस पर एतराज ये है कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो बाआसानी हासिल हो जाए, बल्कि एक नया दरवाजा खुल जाएगा करप्शन का या ब्राइबरी का इसके बाद। फिर ये भी हमने सुना कि इसके बाद रेंजर्स, क्योंकि वो तो कर दिया गया कि रेंजर्स को कंट्रोल दे दिया जाए यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी का, और इसके साथ साथ अहम तरीन सवालात अब ये उठ रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑडिट या रेंजर्स को सिक्योरिटी दे देना, क्या ये काफी होगा कराची यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर रोकने के लिए इस मामले को? आबिद राव साहब, आपसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या ये काफी है? ये काफ़ी है ना काफ़ी नहीं, ये इस तरह ये मामला हल नहीं होगा। देखिए, अब 8 महीने से 9 महीने से हमारा मीडिया भी खामोश है। वो 3 साल पहले नेशनल एक्शन प्रोग्राम नामी एक डॉक्यूमेंट आई थी, उसमें सब डिपार्टमेंट्स में कुछ ना कुछ करना था। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि 5 साल पहले स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई कि सऊदी अरेबिया से $500 मिलियन आते हैं साल के एक तबके के लिए, यूएई से $150 मिलियन आते हैं। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। उसको चैनल को ड्राई करने के लिए या एक ऑल्टरनेट मेथड के लिए कि गवर्नमेंट उनसे कह दे जी ठीक है, आप मदरसों के लिए चंदा दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दें, आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन मदरसों को जिनके निसाब तालीम से, जिनके फंक्शनिंग जो प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनसे हम सेटिस्फाइड होंगे, तब गवर्नमेंट उस पर कुछ कंट्रोल कर सकेगी। आप बता दें 3.5 साल हो गए हैं वो फौजी अदालतें बने, उनके बनने के साथ ये भी था कि आपका मौजूदा अदालती निज़ाम ठीक होगा। उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? क्या एक भी जज उस पर अपॉइंट हुआ है? क्या एक भी सजाए मौत आपके सिविल अदालत ने इनको टेररिस्ट को दी है? वो हज़ारों फ़ौज के कब्ज़े में है, कितनों को सज़ा हुई है, कितनों को माफ़ी हो गई है। तो नेशनल एक्शन प्रोग्राम पे सिवाय फ़ौज ने ज़रबुल असद कर दिया, ये अज़ब कर दिया, रद्दुल फसाद कर दिया, अपने बंदे मरवा दिए। वेयर आर द पॉलिटिशियंस? हर चीज़ की गवर्नेंस के पीछे एक पॉलिटिकल सोच, पॉलिटिकल अप्रोच होती है, दैट इज़ मिसिंग टोटली। चौधरी निसार साहब रहे, उन्होंने नादरा के लिए बड़ा अच्छा काम किया, बाकी चीज़ों में अब वो कोयटा वाले जस्टिस फाइज साहब की वो रिपोर्ट पढ़ लें, देयर इज़ ए टोटल फेलियर। इंटीरियर मिनिस्ट्री हैज़ टू टेक टफ डिसीजंस, वो नहीं लिए उन्होंने। नहीं सर, मैं आपसे क्लियरली पूछता हूँ ना कि अभी आपने जिन तंजीमों के, हम इससे हटकर आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, जिन तंजीमों के नाम आलमी सतह पर लिए जा रहे हैं, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह अभी ब्रिक्स में आया सामने, या इससे पहले अमेरिका हक्कानी नेटवर्क का कहता है, उनका सियासी जमातों से क्या ताल्लुक या नेशनल एक्शन प्लान से क्या ताल्लुक बनता है? उनका ताल्लुक ये है कि वो फंडिंग बाहर से आती है, उनकी लॉयल्टीज कहीं और हैं, उनको खास एक उस काम के लिए पैसा दिया जाता है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पॉलिसीज के मुताबिकत नहीं रखती। इनकी पैरेलल फॉरेन पॉलिसी है। गवर्नमेंट एक बयान देती है, जब ये हक्कानी ग्रुप पे हुआ पिछले हफ्ते, मौलाना समीउल हक ने बयान दे दिया कि आर्मी हक्कानी ग्रुप को टच नहीं करेगी। मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था? इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान आर्मी को फ़ायदा हुआ, या हमारी बदनामी और हुई है? देखिए, स्टेटमेंट पॉलिसीज एक तो होती है आपके नजदीक अगर हक्कानी ग्रुप है, ये सब है, ये सियासतदान आपके नजदीक है? इसकी वजह इसकी कि वो इनके खिलाफ कुछ हुआ नहीं, या हतमी तौर पर मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंच सके कोई कार्रवाई? देखिए, सियासतदानों ने जिनको पॉलिटिकल सपोर्ट इन टेररिस्ट ग्रुप्स की कुछ है, ये नून लीग पे तो खास तौर पे ये इल्ज़ाम है कि उनकी मदद से ये पावर में आते हैं। वो लश्कर जंगवी वगैरह पर नाम लगता है, वो ASWJ और इन तंजीमों पर नाम जंग के हवाले से लगाया कि वो राना सनाउल्लाह साहब ये वो, लेकिन समीउल हक वाला जो ग्रुप है ये तो खुद हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज। देखिए, जब आप एक ग्रुप के खिलाफ नहीं लेंगे तो दूसरे के खिलाफ कैसे आप लेंगे? आपने MQM को यहाँ रेंजर्स के हाथों उनको टेररिस्ट पकड़ के उनका तो कमर तोड़ दिया आपने, वो पॉलिटिकल पार्टी वो हो गई है। यहाँ स्ट्रीट क्राइम कम हो गया है, यहाँ पे वो अगवा बर तावान कम हो गए हैं, यहाँ भत्ता कम हो गया है। लेकिन ये जो मजहबी ग्रुप हैं, इन पे हाथ डालने के लिए गवर्नमेंट को अपनी नेक जो है ना उबाय निकालनी पड़ेगी, तो हाउस ऑर्डर में लाने के लिए आपके नजदीक ये तंजीमों के खिलाफ हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं? मतलब देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन ले। पहले नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो बना था बड़ी डिबेट के बाद बना था, आप इनकी फंडिंग ड्राई करें, उन चैनल। सऊदी अरेबिया को वार्निंग दे, क्या नवाज शरीफ उनको वार्निंग दे सकता है? क्या परवेज मुशर्रफ सऊदी को किंग को वार्निंग दे सकता है? राहिल शरीफ को उन्होंने खरीद लिया हैवी पैकेज पे। वो इत्तेहाद किसके खिलाफ बना है?
मतलब कुछ तो पता चले ना उसके मकासद क्या है। आपने ईरान को ऑर्डराइज कर दिया, इधर आपकी नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो इस ट्रंप स्टेटमेंट के बाद सऊदी अरेबिया चले जाते हैं गालिबन नवाज शरीफ को बचाने। ईरान क्यों नहीं गए वो अभी तक? चाइना क्यों नहीं गए? समबडी शुड हैव सेड कि हम चाइना को जाके मना के आते हैं। अगर वो वाकई नाराज है एक्सप्लेन करें। आपकी कश्मीर कमेटी के मौलाना ने पिछले 10 साल में मुझे बता दें कहीं पे जाके एक ऐसी तकरीर की हो कि ये मुजाहिदीन है, ये टेररिस्ट नहीं है जी। लेकिन दुनिया तो नहीं जानती। तो बॉटम लाइन इसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही एक्शन। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ गवर्नेंस और लैक ऑफ एप्लीकेशन, ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस मुल्क को चलाने में। हुमायूं गौहर साहब, ये आज 6 सितंबर का दिन है और ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान, आप इस तनाजुर में क्या समझते हैं कि वो हाउस ऑर्डर में लाने के लिए हमारे एक्शन क्या गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए, और क्या गवर्नमेंट की ये नाअहली है हम ये कह सकते हैं, इसमें यकीनी तौर पर तमाम मुश्तरका तौर पर नेशनल एक्शन प्लान में जिम्मेदार ठहराए जाएंगे? क्या आपकी नजर में इस वक्त मसला है हुमायूं गौहर साहब? देखिए, आपकी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो होती है वो सबसे ताकतवर, सबसे अहम कड़ी होती है इस जंजीर में, जिसका आपको मैंने कहा था ना मल्टी प्लॉन्ग स्ट्रेट, ये जंजीर है, वो जंजीर कड़ियों से बनती है और वो उनमें सबसे अहम कड़ी आपकी सिविलियन गवर्नमेंट होती है जो जमहूरियत के ज़माने में आती, जो जिसको आप जमहूरियत कहते हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है, अगर आप कह लें, मैं सार्केस्टिकली कह रहा हूँ। नेशनल एक्शन प्लान इन्होंने कभी करना ही नहीं था। ये फिर ये आर्मी पब्लिक स्कूल की रिएक्शन थी, सिर्फ हमारे मुंह बंद कराने के लिए। आपकी जब सबसे कमज़ोर कड़ी, सबसे अहम कड़ी सबसे कमज़ोर कड़ी हो जाती है, तो आप ये उम्मीद मत रखें आपको अच्छी गवर्नमेंट मिलेगी नहीं इस निज़ाम के तहत। ये निज़ाम हमारी ज़हनी ग़ुलामी की पैदावार है कि हमने अंग्रेज़ों का सियासी निज़ाम पकड़ के रख लिया है, जिसको हम समझते भी नहीं है, उसको तोड़ मोड़ के और भी खराब कर दिया है। बिल्कुल हम इसको समझते। हुमायूं गौहर साहब की आवाज़ फिर हमसे इस पर डिस्कनेक्ट हो गई है। वो अहम बात करने लगते हैं तो आवाज़ जो इस पर तकनीकी वजूहत की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तारिक पिज़ादा साहब, आपके कमेंट भी लास्टली, क्योंकि हम वाइंड अप भी करेंगे। तारिक साहब, आपकी नज़र में क्या मसला है? कौन, हम जब हाउस ऑर्डर करने की बात करें तो हमें किस तरफ डायरेक्शन होना चाहिए हमारा? सर दोबारा कहिए सवाल। सर, हाउस को ऑर्डर में लाने के लिए जो ख्वाजा आसिफ साहब इशारा कर रहे हैं, हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए? तारिक साहब, मैं आपको एक और मिसाल दे दूं। आज वक्त कम है, बातें बहुत ज्यादा है। इसके अंदर हमारे साथ जुल्म ये हो रहा है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो अवाम की नुमाइंदा होने की दावा तो करती हैं, वोटें भी लेकर आती हैं, लेकिन इनका कोई ज़हनी ताल्लुक अवाम से नहीं है। एक अलहदा तबका है। नवाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर, ज़हनी तौर पर एक ताजिर है, हिंदुस्तान को पसंद करते थे, ठीक है, ये उनकी हद थी। उनको देखें, उन्होंने कभी दुनिया के किसी बड़े मसले पर पाकिस्तान में किसी स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट के सामने कभी तकरीर ही नहीं की। ये जब से नया वजीर आजम आया है, इसने कौन से खिताब नहीं किया है। तो अब आप देखें कि कल मोदी, अगर किसी में जरा सा जहन होता तो ये बात करता। मोदी ने तमाम तर कत्लो गारतगरी के बावजूद रोहिंग्या मुसलमानों के मुतालिक अपना बर्मा का दौरा मंसूख नहीं किया। अगर पाकिस्तान के किसी शख्स में, ये जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, जरा सा जहन होता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि मोदी का दौरा ये साबित करता है हिंदुस्तान नस्लकुशी और एक मुसलमानों की कत्लो गारतगरी की पॉलिसी क्या हिमायती है। उसी तरह जिस तरह ये गुजरात में था, इतना अच्छा सिफारती मौका और इंसानी मौका भी था। अच्छा, ये तारिक साहब का पॉइंट है। हुमायूं गौहर साहब, आपसे राब्ता बहाल हुआ सर। आप जो पॉइंट सर कह रहे थे लास्टली, हुमायूं गौहर साहब, जो आप बात जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे थे, जमहूरियत के ऊपर आप बात कर रहे थे, और जो मैंने सवाल पूछा था वो यही था कि हमारा हाउस ऑर्डर करने के लिए क्या डायरेक्शन होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। आपने पूरी बताया था कि चेन होती है इसमें, सिविलियन गवर्नमेंट का किरदार क्या होता है, और गवर्नमेंट उस चेन की कड़ी जो है वो सबसे अहम मजबूत होती है जी। और अगर ये हमारे इस निज़ाम के तहत गवर्नमेंट्स बनती रहीं तो वो सबसे कमज़ोर कड़ी रहेगी, उनसे कुछ नहीं होगा, उनको ज़्यादा अपने लिए होता है, हम बचे रहें, हम अगली इलेक्शन जीत जाएं, हम जितने पैसे बना सकते हैं बनाएं। और ये पैसे की जो हमें मार और लत लगी हुई है ना, ये जिन्ना साहब के ज़माने से वार्निंग, आप उनकी पहली तकरीर 11 अगस्त 43 की पढ़ें, आपको करप्शन के खिलाफ उन्होंने बोला है, नेपोटिज्म जिसको वो जॉबरी कहते थे उसके खिलाफ उन्होंने बोला है। वो आज दिन तक लानत हमारे।
मैं इसी नोट पे प्रोग्राम को शुक्रिया अदा करते हुए हुमायूं गौर साहब का, तारिक फिजा साहब का और एम अर्शद आबिद का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आज अहम तरीन नुकात बात हुई है और अहम तरीन मसाइल हैं जिसे पाकिस्तान को जो दरपेश हैं डोमेस्टिकली भी, इंटरनेशनल फ्रंट पर भी, और इनका हल क्या है, जो स्ट्रेटजी हमने की है कि हमें अपना हाउस ऑर्डर में लाना है, इसको किस तरह एलैबोरेट करते हैं वो जहन जो पाकिस्तान की दिफाई, पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी को गौर से देखते हैं, उनसे हमने सवाल पूछे हैं। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।